साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत इसके पहले मैंने आपसे हर्यंक वंश की चर्चा कर रखी हुई है, जिसमें मैंने मुख्य रूप से बिंबिसार, अजातशत्रु और जो उदयन अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। मैंने वहां पे बताया था कि जो हर्यंक वंश का अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? नाग दशक। अब इन्हीं के स्थान पर इन्हीं को अपदस्थ करके शिशुनाग नामक एक व्यक्ति आएगा जो एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, जिसका नाम क्या होगा? शिशुनाग वंश। क्लियर इतना? तो आइए हम देखते हैं अब शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक? तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि हर्यंक वंश की तरह शिशुनाग वंश भी नाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वैशाली से संबंधित था। अतः इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो शिशुनाग हुए, इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व। ठीक, इसमें लिखिएगा कि शिशुनाग को पुराण क्षत्रिय बताता है। और लिखिएगा इसमें आगे कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक का यह अमात्य एवं बनारस का गवर्नर था। ठीक है, आगे लिखिएगा, वहां की जनता ने, वहां की मतलब मगध की, ऐसे लिखिएगा, मगध की जनता ने पितृहंता शासकों के विरुद्ध, पितृहंता शासक मतलब जो हर्यंक वंश के शासक हुए, शासकों के विरुद्ध शिशुनाग नामक व्यक्ति को
मगध की राजगद्दी पर बैठाया, मगध की राजगद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक होते हैं, और नागदशक जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमजोर उत्तराधिकारी थे, जिनको उनके अमात्य शिशुनाग ने आपदस्थ करके उसकी राजगद्दी को, मतलब मगध की राजगद्दी को अपने हाथों में ले लिया। और इस तरीके से एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है, जिसका प्रथम शासक कौन होगा? शिशुनाग, मतलब इसी के नाम पर ही शिशुनाग वंश का नाम पड़ता है। तो शिशुनाग जो होता है वो इस वंश का प्रथम शासक होता है, और जो पुराण है उसको क्या बताता है कि वो क्षत्रिय वंश से ही संबंधित था। क्लियर इतना? चलिए अब आगे शिशुनाग के बारे में और देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि शिशुनाग ने वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिएगा, अवंती पर विजय, अवंती पर विजय। ठीक है, इसमें देखिएगा कि शिशुनाग के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना अवंती का मगध साम्राज्य में विलय थी। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय थी। प्रद्योत की मृत्यु के बाद, प्रद्योत कौन है? अवंती पर क्या था? शासक था, चंड प्रद्योत। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था। प्रद्योत की मृत्यु के बाद ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो मगध की साम्राज्यवादी नीति से अवंती की रक्षा कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो मगध के जो नीतियां थी, मगध के जो महत्वपूर्ण शासक थे, जो शक्तिशाली शासक थे, उनसे अवंती की रक्षा हो सके। तो इस तरीके से शिशुनाग जो होता है वो अवंती को अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है, मतलब मगध में अवंती को समाहित कर लेता है। ठीक है, इसी में आगे देखिएगा कि इस तरह से मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक विस्तृत हो गई। वत्स को, वत्स भी कहा जाता था, वत्स को
पहले ही प्रद्योत ने अवंती में विलय कर लिया था, अवंती में विलय कर लिया था। इस तरह वत्स भी मगध के अधीन आ गया, मगध के अधीन आ गया। ठीक है, यहां पर देखिएगा कि पहले जो है चंडप्रद्योत जो होता है वो वत्स को अपने साम्राज्य में मिलाया होता है। जब चंडप्रद्योत की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं, शिशुनाग शासक बनता है और शिशुनाग क्या होता है अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तारित करते हुए क्या करेगा, अवंती को भी अपने अधीन कर लेगा। तो अवंती के अधीन पहले से ही वत्स था, तो इस तरीके से अवंती भी और वत्स भी अब किसके अधीन चलाएगा, तो मगध के शासक शिशुनाग के अधीन चलाएगा। मतलब मगध में उसको समाहित कर लिया जाएगा, उसको मिला लिया जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, भंडारकर एक इतिहासकार है, के अनुसार कौशल भी मगध के अधीन हो गया। इस तरह से मगध साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके समय में वे सभी गणतंत्र मगध में शामिल हो गए जो बुद्ध के समय विद्यमान थे। ठीक है, तो ये याद है आपको 10 गणराज्य की मैंने बात किया था ना, तो जो गणराज्य थे वो क्या हो गए, इसके समय में क्या होते हैं, मगध में कहीं ना कहीं समाहित हो जाते हैं, मगध के अधीन, मतलब मगध का उन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। क्लियर इतना? अब चलिए, शिशुनाग को मैंने देख लिया, अब अगले शासक की चर्चा करते हैं जिनका नाम क्या है, कालाशोक या काकवण। तो इसको आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले शासक को चलिए हम लोग देखते हैं जिनका नाम क्या मैंने बताया आपको, कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक या काकवर्ण कब से कब तक, तो 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें देखिएगा कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार सिंघली अनुश्रुति के अनुसार शिशुनाग के बाद कालाशोक एवं दिव्यावदान के अनुसार काकवर्ण शासक बना। ठीक है, आगे देखिएगा, कालाशोक ने
अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, क्योंकि शिशुनाग के समय राजधानी जो प्रमुख रूप से जाती है वो वैशाली हो जाती है, स्थानांतरित की। ठीक है, आगे लिखिएगा। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार, इसके राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। संभवतः यह व्यक्ति महापद्मनंद था। ठीक है, अगले लिखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन हुआ या नंदिवर्धन था। ठीक है, तो ये रहे शिशुनाग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें शिशुनाग जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट शासक के रूप में है, और कालाशोक में हम याद करते हैं कि उन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मतलब हमारे लिए शिशुनाग वंश भी महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप भली भांति तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।